Hello student, this is chapter first of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter we will discuss about the nationalism in Europe. Nationalism क्या होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना व्यक्त करना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपकी बुक में दी गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर एक कुछ मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। तो ये जो सारी पिक्चर थी ये फ्रेडरिक सारियो के द्वारा प्रिंट की गई थी 1848 में। तो इसमें उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स को दिखाया गया था उस समय, जिस समय की स्वतंत्रता या डेमोक्रेसी के बारे में सोचना भी कल्पना ही था। तो ये उसकी कल्पना का ही परिणाम था कि उसने एक पिक्चर के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। In 1848, Frederick Sariou, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सारियो, जैसा कि मैंने भी बताया कि 1848 में उसने एक पिक्चर बनाई, एक सीरीज़ बनाई, 4 पिक्चर्स की एक सीरीज़ बनाई जिसमें उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स, जो सामाजिक और गणतंत्र की जो स्थापना थी वो उसने बताई। अपनी कल्पना को उसने एक प्रिंट का रूप दिया। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. यहाँ पर इस पिक्चर में उसने दिखाया कि किस तरीके से यूरोप और अमेरिका के सभी लोग, हर एज ग्रुप के लोग थे उसमें, बड़े बूढ़े बच्चे या महिलाएं पुरुष, सभी को उसमें दिखाया गया है कि वो सभी लोग जो हैं एक लाइन बनाकर, एक लंबी सी लाइन बनाकर वो चलते जा रहे हैं और स्वतंत्रता की देवी लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो बनाया गया था वहाँ एक मिडल में दिखाया गया है और उसको वो श्रद्धांजलि पे करते जा रहे हैं, यानी कि श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. उस समय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्वतंत्रता को देवी के रूप में चित्रित किया हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता को एक देवी का रूप दिया गया था, फीमेल फिगर उसको माना गया था और उसी के प्रति वो लोग श्रद्धांजलि पे कर रहे हैं। इस देवी की जो मूर्ति बनाई गई, उस मूर्ति जो इमेजिन की गई थी उसके एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मानव अधिकार का घोषणा पत्र था। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और उसके साइड बाय जो पिक्चर्स दिखाई गई, उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ दिखाई गई है वो क्या थी कि मेनली तो उसको पिक्चराइज किया गया, स्वतंत्रता की देवी को, लिबर्टी ऑफ स्टैचू को चित्रित किया गया है बड़े बड़े उसमें। उसके साइड बाय उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाए गए हैं जो कि मानव स्वतंत्रता के में बाधक थे, जो चेन है या इस तरह के बंधन दिखाने वाली जो चीज़ें थी। इन सारियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर grouped as distinct nation identified through their flags and national costumes. सारियों ने जो अपनी कल्पना शक्ति से जो पिक्चर बनाई थी उसमें उसने दिखाया कि किस तरह से लोग अलग अलग लाइन बनाकर आ रहे हैं और हर जो लोगों की लाइन है उसमें एक देश का प्रतिनिधित्व दिखाया गया है। हर देश का अपना एक झंडा है, उसकी अपनी कॉस्ट्यूम है, तो वो उसकी नेशनलिटी को शो करती है। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States, Switzerland, which by this time were already nation states. इस समय
यहाँ पर जो दिखाया गया है सबसे आगे उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिकों को दिखाया गया है। उसका झंडा लिए हुए वो लोग अपने जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू है उसके पास पहुँच गए हैं। और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट थे, यानी कि यहाँ पर एक राष्ट्रवाद की भावना जो थी पूरी तरह से हो चुकी थी और एक राष्ट्रवादी राष्ट्र का निर्माण हो चुका था। फ्रांस आइडेंटिफाई द identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। और फ्रांस जो था वो धीरे धीरे उस स्टैचू के पास पहुंच रहा था। वो अपने ट्राई कलर के झंडे से पहचाना जाता है उसमें। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके बाद जर्मनी को दिखाया गया है ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ। और इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सार्यू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल did not yet exist as a united nation। The flag they carry in an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। जिस समय ये पिक्चर बनाई गई फ्रेडरिक सारियो के द्वारा, उस समय जर्मन लोग जो थे, जर्मन जो था वो एक देश के रूप में यूनाइटेड नहीं था, यूनिफाइड नहीं था, बल्कि जर्मनी जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ था। तो और उस समय लोग जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया जाए और पूरे जर्मन स्पीकिंग भाषी जो लोग हैं उन सबको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लाया जाए और एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। इस तरह से यूरोप के बाकी देशों को भी उसी लाइन में चलते हुए दिखाया गया है। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। इस पिक्चर के द्वारा आर्टिस्ट ने ये दिखाया है कि किस तरह से राष्ट्र जो है वर्ल्ड में, राष्ट्र जो है उनमें वो भाईचारे की भावना बढ़ी है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को देखते हुए स्वतंत्रता की देवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील with many of the issues visualized by सारियू इन फिगर फर्स्ट। सारियू के द्वारा दिखाई गई जो फिगर फर्स्ट यानी कि पिक्चर फर्स्ट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं उन सबको बाद में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। और 19th सेंचुरी के दौरान राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो किस तरह से बढ़ी और उसने यूरोप में से जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म करते हुए एक नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर दिया, किस तरह से लोगों की सोच बदल गई। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इस बदलाव में ये जो था एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसका जो अंत हुआ वो ये हुआ कि जिस तरह से पहले बड़े बड़े राज्य साम्राज्य बने हुए थे, एक ही साम्राज्य में कई कई राष्ट्रीयताएं रहती थी, कई भाषाओं के लोग जो रहते थे, वो सब धीरे धीरे वो साम्राज्य टूट गए और धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। जर्मन भाषी जर्मनी में कन्वर्ट हो गए, फ्रेंच जो थे वो फ्रांस में मिल गए। इस तरह से धीरे धीरे पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स का निर्माण हो गया। बट ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर came to develop a sense of common identity and shared history of descent। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of the leaders and the common people। This chapter will look at the diverse process through which
Nation states and nationalism came into being in 19th century यूरोप। नेशन स्टेट्स का जो निर्माण हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का जो निर्माण हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ था, बल्कि जो उसमें रहने वाले नागरिक थे या वहाँ के रूलर्स थे, उनमें जो कॉमननेस थी, कॉमन आइडेंटिटी थी, एक पहचान थी उनकी, वो एक दिन में या एक साल में नहीं बनी थी, बल्कि सैकड़ों सालों से जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उन स्ट्रगल्स के कारण वो एकजुट हुए और धीरे धीरे लोग जो थे वो एक अपने आप को समझने लगे और इस तरह से राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ और 19th सेंचुरी के यूरोप में किस तरह से एक बड़ा बदलाव आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।